तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस किया और काफ़ी खुशी हुई देखकर। इस वीडियो में मुझे एक स्टूडेंट ने मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि उसे सॉल्यूशंस के कुछ टॉपिक से रिलेटेड कन्फ्यूजन्स आ रही हैं और नर्स्ट इक्वेशन भी उसने एक टॉपिक बताया था। तो इस वीडियो में अपन आज देखेंगे कि इन दोनों टॉपिक्स में किस तरह से सारे कन्फ्यूजन्स को दूर किया जाए। तो आज का वीडियो है सॉल्यूशंस से रिलेटेड और मैंने देखा कि काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो जाता है, तो अगर आप चाहें तो मैं 10 से 15 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बना सकता हूं और टॉपिक्स को इस तरह से स्प्लिट कर सकता हूं। तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है किसी पर्सनल टॉपिक में या फिर किसी टॉपिक को याद करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो लेट्स सी द वीडियो। ऑल द बेस्ट। हेलो फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले अपन समझते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती क्या है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। अब ये 3 तरह की होती हैं अपने एनसीईआरटी में। सबसे पहला तो हमें दे रखा है RLVP, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और तीसरा है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अपन लिख लेते हैं सीधे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट लिखेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा ना हो, टाइम ना कंज्यूम हो। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड देन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये 3 तरह की हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो वो पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कुछ ऐसी चीज़ें जान लेते हैं जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बट अच्छे से शायद हमने समझी ना हो। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का पहले आइडिया ले लेते हैं एक अपना रियल लाइफ से रिलेट करके। तो लेट अस सपोज फरुखाबाद में आप रह रहे हैं, है ना। फरुखाबाद से हमें पहुंचना है आर्मी पब्लिक स्कूल, अपना स्कूल, ठीक है। तो आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचना है। लेट अस सपोज हमने एक टैक्सी पकड़ी। टैक्सी की ये रहे टायर्स और ये रही वो टैक्सी, ठीक। अब ये टैक्सी पकड़ी हमने। अब इस टैक्सी पे जो ड्राइवर है उस ड्राइवर को कितना पैसा मिलेगा आर्मी पब्लिक स्कूल में पहुंचने के बाद, वो डिपेंड करेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ पैसेंजर्स या फिर हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि इस कार में या इस टैक्सी में बैठ रहे हैं, ठीक है। तो अगर लेट अस सपोज जो किराया है अपना वो फरुखाबाद से यहाँ का 10 रुपये है, तो 10 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक, ये अपना किराया हो गया। तो अगर इसमें 5 लोग बैठते हैं तो ड्राइवर को कितना पैसा मिलेगा 5 लोग बैठने का? ड्राइवर को मिलेगा 50 रुपीज़, ठीक। तो ये 50 रुपीज़ है। ये 50 रुपीज़ या फिर जो ड्राइवर का किराया है दैट डायरेक्टली, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पर्सन्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिटिंग इन द टैक्सी। अब ये पर्सन या जो स्टूडेंट है उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करता। हो सकता है स्टूडेंट लंबा हो सकता है छोटा हो सकता है 50 किलो का, हो सकता है 30 किलो का, हो सकता है 100 किलो का हो। तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता कि उसका नेचर क्या है, लेकिन ये उस पर जरूर डिपेंड करता है कि कितने नंबर है उनके। वही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में माना जाता है कि ये डिपेंड नहीं करता कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनका नेचर क्या है, लेकिन ये जरूर डिपेंड करता है उन पे कि उनका जो नंबर क्या है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या आ गया? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ओके, अपन ये समझ गए। अब हम एक और छोटी सी चीज समझते हैं जो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी है बट शायद हमने उन पर ध्यान ना दिया हो। तो वो है हमारा इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया था इधर एग्जाम्पल। अब हम समझेंगे इवेपोरेशन बॉइलिंग पॉइंट। उसके लिए लेट अस सपोज हमारा ये पूरा का पूरा पानी है, ठीक, और ये है पानी का सरफेस और इन सरफेस पे ही है वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इट्स अ समर डे, तो लेट अस सपोज ये हमारे हैं सूर्य देवता जो कि चमचमा रहे हैं और ये सूरज की वजह से जो पानी के पार्टिकल्स हैं वो हीटअप हो रहे हैं। हीटअप होने की वजह से वो वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में। तो ये होगी हमारे एटमॉस्फेयर की हवाएं, ग्रीन। तो ये है हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में ये पार्टिकल्स हीट होके ऊपर जा रहे हैं। कोई भी चीज हीट होती है, हमारे घर में दूध उफनता है तो वो ऊपर जाता है, ठीक है। और हवा गर्म होती है ऊपर जाती है। तो जितनी भी चीजें हीट होती है वो ऊपर जाती हैं। ये पार्टिकल्स भी ऊपर ही जा रहे हैं। लेकिन लेट अस सपोज हमारा जो ये गर्मी
का दिन है, उसमें टेम्परेचर 40 से 45 डिग्री सेल्सियस, तो इस टाइम पे कुछ वेपर में जो कन्वर्ट होने पार्टिकल्स वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कुछ वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे, ये पार्टिकल्स कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रहे होंगे ऊपर की तरफ जाते समय, और उस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। इस प्रेशर को ही हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर, बिल्कुल ठीक। लेकिन ये एटमॉस्फेयर भी ऊपर, और अगर एटमॉस्फेयर तो वो नीचे की तरफ प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा एटमॉस्फेयर में जितने गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इस प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये भी समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक। अब अगर टेम्परेचर को अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाएं, तो जितने सारे ये क्या बोलते हैं अपने पार्टिकल्स हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो इतना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं जो कि बराबर हो जाता है हमारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मींस ये जो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ ये प्रेशर लगा रहे हैं, दैट प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स। अब ये दोनों प्रेशर बराबर हो गए, तो यहाँ पे हाई चांसेस हो जाते हैं कि सारे के सारे जो पार्टिकल्स हैं वो एटमॉस्फेयर में चले जाएं, और इसी को हम बोलते हैं कि क्या हो रहा है, हमारा बॉइलिंग हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं कि हमारा बॉइलिंग हो रहा है, और ये जो टेम्परेचर है इसको हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पे भी तो कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो एस्केप कर रहे होंगे। 90% पार्टिकल्स लेटर सपोज वहीं पे रहते हैं क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, लेकिन 10% पार्टिकल्स या 1% पार्टिकल्स कुछ तो होंगे जो ऊपर चले जा रहे होंगे, लीव कर जा रहे होंगे एटमॉस्फेयर में। तो जब ऐसा होता है तब हम बोलते हैं इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट में होपफुली आपको जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो गई होगी। अब हम आगे चलेंगे अपने फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, एंड दैट इज RLVP या फिर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो अब हम शुरू करने वाले हैं RLVP, ठीक। तो इस टॉपिक में सबसे पहले आपने रॉल्स लॉ पहले ही पढ़ा होगा। तो रॉल्स लॉ में रॉल्स ने क्या बताया था कि अगर हम एक सॉल्यूशन लें, ये जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ये हम एक सॉल्यूशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो अगर हम एक सॉल्यूशन लें जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स भी हैं और सॉल्वेंट पार्टिकल्स भी हैं, ठीक, दोनों। तो लेट अस सपोज ये है हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स और ये हमारा पूरा सॉल्वेंट है, ठीक। तो उसमें रॉल्स ने क्या बताया था कि द प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट, प्रेशर ड्यू टू सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू Xi1 इंटू P1 नॉट। ये इक्वेशन आपने जरूर पढ़ी होगी। सो दिस P1 नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट प्योर था, जब उसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं था, तो उसका जो वेपर प्रेशर था उसको हमने बोल दिया P1 नॉट। और Xi1 क्या है, Xi1 मोल फ्रैक्शन है। किसका मोल फ्रैक्शन है, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का मोल फ्रैक्शन है। तो सॉल्वेंट के अगर मैं बोल दूं कि सॉल्यूट है उसमें N2 मोल्स हैं और सॉल्वेंट के जो मोल्स हैं सॉल्यूशन में वो N1 है, तो Xi1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1 डिवाइड बाई N1 प्लस N2 जो कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है। तो हमें ये इक्वेशन समझ में आती है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हमने अब इसमें सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूट मिलाने की वजह से रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग शब्द क्यों आया, क्योंकि जब हमने सॉल्यूट मिलाया तो सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स जो थे वो आ गए किसके, सॉल्यूट के। अब सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए तो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में जा रहे थे, एटमॉस्फेयर में वेपर के फेज में जा रहे थे, वो अब उतने नहीं जा पाएंगे क्योंकि सरफेस कुछ एरिया इन सॉल्यूट पार्टिकल्स ने कवर कर लिया है। तो इस वजह से जो उनका वेपर प्रेशर पहले आ रहा था उस वेपर प्रेशर से थोड़ा डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमने लोअरिंग शब्द का इधर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो P1 है Xi1 इंटू P1 नॉट, ये क्या हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन केस अगर उसमें कुछ सॉल्यूट डिजोल्व है तो हम उसका मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले तो हमारा था इनिशियली P1 नॉट जब कोई भी सॉल्यूट नहीं था, कोई भी सॉल्यूट नहीं था, व्हेन सॉल्यूट वाज नॉट प्रेजेंट। और जो P1 है दैट इज व्हेन सॉल्यूट इज प्रेजेंट। P1 जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर वो कब है, जब सॉल्यूट उसमें प्रेजेंट है। तो अब हम निकालते हैं कि कितना डिफरेंस आया। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, ये हमारा ज्यादा था और ये हमारा कम हो गया, तो हम ज्यादा में से कम वाले को माइनस कर देंगे। तो P1 नॉट माइनस P1 ये हमें देगा डेल्टा P। डेल्टा P मीन्स चेंज इन वेपर प्रेशर, चेंज इन वेपर प्रेशर, एंड दैट डेल्टा P कितना हो जाएगा, P1 नॉट तो P1 नॉट ही रहेगा। और P1 की वैल्यू हमने यहाँ से पुट कर देंगे, रॉल्स लॉ से Xi1 इंटू P1 नॉट। अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, P1 नॉट दोनों में कॉमन आ रहा है और 1 माइनस Xi1 ब्रैकेट में
बच रहा है। तो P1 नॉट हमने लिया कॉमन और 1 माइनस I1 को हमने रख दिया ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब 1 माइनस I1 क्या होता है? 1 माइनस I1 क्या होता है? Xi2, ठीक है। तो 1 माइनस I1 हमारा हो जाएगा Xi2, और Xi2 क्या हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, और इसको हम N2 अपॉन N1 प्लस N2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आने के बाद अब हम क्या करेंगे? Xi2 आ गया तो हमारा फाइनली जो डेल्टा P अपॉन ये P1 नॉट है, ये Xi2 और ये P1 नॉट इसके साथ में मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो P1 नॉट को अगर मैं नीचे लाऊं इस इक्वेशन में, पहले एक और बार लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। यहां तक तो हम पहुंच गए थे, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा है, यहां तक तो हम पहुंच गए थे। अब मैं P1 नॉट को अगर डिवाइड में ले आऊं तो हमारे पास बन जाएगा डेल्टा P अपॉन P1 नॉट, और ये हो जाएगा Xi2 के बराबर। तो यही हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है। रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव टू प्योर सॉल्वेंट देख रहे हैं इस फॉर्मूले में, तो इसलिए हमने बोला रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो ये तो हो गया हमारा रिडक्शन कितना हुआ वेपर प्रेशर में, ये हो गया हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और ये हो गया हमारा क्या बोलते हैं अपना P1 नॉट, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो इसको हाईलाइट कर देते हैं अपन, एक मिनट। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया, इसको हमें याद करना है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला मैं एक और बता देता हूं। सबसे पहले इस फॉर्मूले में एनसीईआरटी में क्या करते हैं, एक और एक्सटेंशन पढ़ा देते हैं। कैसे? हम यहाँ पे बोल देते हैं कि डेल्टा P अपॉन P1 नॉट को Xi2 मतलब N2 अपॉन N1 प्लस N2 लिख सकते हैं। और इन केस जब हम एक चुटकी सॉल्यूट मतलब थोड़ा सा एकदम सॉल्यूट डाला तो N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, ये केस मिल जाता है। तो ये केस कब बनता है? जब N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1। जब ऐसा कोई केस होगा तो अब हम क्या बोलेंगे? N2 को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो ये फॉर्मूला हमारा नियरली इक्वल्स टू हो जाएगा N2 अपॉन N1 के। बट ये तभी होगा जब N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1। तो ये तो चलो ठीक है। अब मैं आपको एक फॉर्मूला और बता रहा हूँ जिसमें ये जो कैलकुलेशन होती है, अगर ये वाला केस नहीं है तो आपको ये कैलकुलेशन थोड़ी टफ पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे N2 और N1 प्लस N2 कैंसिल करने में दिक्कत आएगी। तो एक और फॉर्मूला मैं बता देता हूँ जिसमें ये ऐड वाला नहीं आएगा, सिर्फ इस फॉर्म में आएगा, लेकिन वो कभी भी अप्लाई आप कर सकते हैं। तो जेईई मेंस में उसमें खासकर हेल्प मिलती है, और सीबीएसई बोर्ड्स में भी आप आसानी से कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए लगा सकते हैं। तो अपन वो फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? ये जो Xi2 है इसको इस तरफ लेके जाएंगे और PS अपॉन P1 नॉट को इस तरफ लेके आएंगे। तो उससे हमारा क्या होगा? 1 माइनस Xi2 क्रिएट हो जाएगा LHS की तरफ। तो 1 माइनस Xi2 को हम बोल देंगे Xi1, समझ में आ रहा है? और इस तरफ हो जाएगा हमारा PS अपॉन P1 नॉट। बिल्कुल ठीक। अब हम देख लेते हैं कि हम और क्या मॉडिफाई कर सकते हैं। Xi1 को हम क्या ले सकते हैं? N1 अपॉन N1 प्लस N2। Xi1 को क्या ले सकते हैं? N1 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है, तो एक बार लिख के देख लेते हैं। Xi1 को हमने लिखा N1 अपॉन N1 प्लस N2, और हमारी ये जो PS अपॉन P1 नॉट है उसको हमने ऐसे ही रहने दिया। अब इसमें वापस एक बार रेसिप्रोकल करके देखते हैं। ठीक है, क्या करके देखते हैं? रेसिप्रोकल। तो जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो मेरा हो जाएगा N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाई N1, और इस तरफ हो जाएगा P1 नॉट डिवाइडेड बाई PS। होपफुली आपको समझ में आ रहे हैं सारे स्टेप्स। अब हम क्या करेंगे? वापस सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा N1 अपॉन N1 प्लस N2 अपॉन N1, और N1 अपॉन N1 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा, और N2 अपॉन N1 ऐसा ही रहेगा। अब इस 1 को मैं क्या करूंगा? उस तरफ भेज दूंगा और वो माइनस में 1 चला जाएगा। तो ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए इस तरह से कि N2 अपॉन N1 तो यहाँ पे हो गया था और 1 मैंने उस तरफ भेजा था। ठीक है ना, तो अगर 1 उस तरफ भेजा तो ये हो जाएगा P1 नॉट अपॉन PS माइनस 1। ठीक है, स्टेप्स को आप थोड़ा विजुलाइज करने की कोशिश कीजिए, समझ में आ जाएगा। ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो N2 अपॉन N1 तो यहीं पे रहेगा, और जब मैं 1 यहाँ पे लिख दिया तो डिनोमिनेटर से एलसीएम लेंगे तो P1 नॉट माइनस PS अपॉन PS आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा P1 नॉट माइनस PS अपॉन PS। ओके, तो P1 नॉट माइनस PS ये है क्या? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो हमारा वही है डेल्टा P जो हमने पहले देखा था, है ना।
कि जितना भी प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, उसमें से अगर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर घटाएंगे तो रिड्यूस या रिडक्शन इन वेपर प्रेशर जितना हुआ है वो हमारे सामने आ जाएगा। तो हमें एक फॉर्मूला मिलेगा कि N2 अपॉन N1, N2 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन PS, और यही है वो फॉर्मूला जिसकी मैं बात कर रहा था। तो इस फॉर्मूले में ऊपर नीचे क्या आता है, N2 अपॉन N1, तो कोई N1 प्लस N2 वाली टर्म है ही नहीं, तो कैलकुलेशन काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। तो दिस फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर। आइए इसको हाईलाइट कर देते हैं अपन। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले के रूप में काम आएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे चलेंगे अपनी दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस फॉर्मूले में मोलर मास को निकालने के लिए आ जाता है। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, उसके लिए बहुत सिंपल है, कोई आपको उसके लिए हार्डवर्क नहीं करना। तो उसमें हमें क्या करना है, सिंपली हमें यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला आया था, इस फॉर्मूले में N2 अपॉन N1 आया था। तो N2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और N1 को क्या समझ सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या एक्सपेंड करके लिख सकता हूँ, W2 अपॉन M2 मींस गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और N1 को क्या एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W1 अपॉन N1। तो फाइनली हमारा किस तरह से फॉर्मूला बनेगा, अगर मैं पहले वाला अगर फॉर्मूला लिखूं तो उस पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, पहले वाले में था डेल्टा P अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, जिसको हमने नियरली इक्वल्स टू लिख रखा था N2 अपॉन N1 के, और N2 को मैंने क्या बोल दिया, दिस इज इक्वल्स टू W2 अपॉन M2, और N1 को मैंने क्या बोल दिया, W1 अपॉन M1, ठीक है। ये हो गया। अब इसी में आप जो चीजें दे रखी हो वो पुट कर दीजिए, जो चीजें नहीं दे रखी हो वो निकालने के लिए उसको इसी वेरिएबल के रूप में रख दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यही बस इसमें समझने लायक है। बस अब इसमें वैल्यू पुट वाले क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई बोर्ड में, तो आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सो नेक्स्ट टॉपिक इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये हमारी अगली प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो अब इस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में हमने बॉइलिंग पॉइंट तो पहले ही समझ लिया था। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, ठीक, ये देख लिया था। अब एलिवेशन वर्ड आया यहाँ पे, तो एलिवेशन हुआ ही क्यों, सॉल्यूशन में बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट या फिर बढ़ क्यों जाता है, तो इसका रीजन हम समझते हैं। तो लेट अस कंसीडर हमारा जो सॉल्यूशन है वो ये है, ठीक है, और ये है सॉल्यूशन में सरफेस पे कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स और कुछ अंदर है, तो ये सॉल्यूट मिक्स है सॉल्वेंट के अंदर। तो अब हुआ क्या, सॉल्यूट मिक्स है, तो जब लेट अस सपोज TB नॉट एक टेम्परेचर था, ये टेम्परेचर क्या था, ये प्योर लिक्विड का जो कैमरा कैसा हो रहा है यार, हाँ एक मिनट, हाँ, तो TB नॉट क्या था, TB नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। लेकिन जब हमने इसमें सॉल्यूट मिला दिया, तो सॉल्यूट मिलाने की वजह से इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों हो जाएगा, मैंने पहले ही बताया, क्योंकि सरफेस पे कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के आ जाएंगे, और सरफेस पे आने की वजह से जब ये हीट हो रहा होगा बॉइलिंग टेम्परेचर पे, तो उस टाइम पे जो वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज सॉल्यूट पार्टिकल्स की वजह से जो एरिया थी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स की सरफेस पे वो डिक्रीज हो जाएगी। उतने नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अब नहीं होंगे जितने पहले थे, तो इसलिए वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो अब हमें तो बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करना पड़ता है वेपर प्रेशर, लेकिन वेपर प्रेशर तो डिक्रीज हो गया। इसका मतलब अब हमें टेम्परेचर को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके इसका जो वेपर प्रेशर है टेम्परेचर के साथ बढ़ता है, तो तब जाके इसका जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो बराबर हो पाएगा हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, और उस टाइम पे हम फिर से रीच करेंगे अपने बॉइलिंग पॉइंट को। तो हमें सिंस टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, अब इतना समझने के बाद एक्सपेरिमेंट्स में अब क्या देखा गया कि हमें जितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ रहा है, मींस लेट अस सपोज हमें टेम्परेचर बढ़ा के TB पर पहुंचाना पड़ रहा है, तो दिस TB इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, दिस TB इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अगर मैं TB में से TB नॉट को माइनस कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, TB नॉट को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारा डेल्टा T बन के आता है। दिस डेल्टा T इज द
एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कि कितना एलिवेट करना पड़ा, कितना इंक्रीज करना पड़ा बॉइलिंग पॉइंट को। लेट अस सपोज पहले हमारा 100 डिग्री सेल्सियस था और फिर जब हमने सॉल्यूट मिला दिया तो हमको 102 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्रिएट करना पड़ रहा है, तब जाके हमें बॉइलिंग पॉइंट अपने सॉल्यूशन का मिल पा रहा है। तो ये जो 2 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया है, दिस इज डेल्टा टी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और इसको देखा गया कि दैट इज दिस डेल्टा टी, यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। दिस डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और जब हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया तो हम इक्वल्स टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के बी इंटू एम। अभी ये जो के बी है, दिस कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को हम इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर एक और नाम होता है हमारा एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या फिर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, ये 2-3 नाम है, इनसे जाना जाता है। तो इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट इस नाम से ज़्यादातर बोर्ड्स में और जेईई मेंस में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको आप खासकर याद रखें, ठीक है। तो ये तो हम सीख गए, ये वाला हो गया हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसी को रिमेंबर करना, बाकी सारे फॉर्मूले इसी से ड्राइव कर लेना, ठीक है। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, जस्ट अ मिनट। तो इसको हमने कर दिया अपना हाईलाइट, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या होगा, मोलर मास निकालने का क्वेश्चन आ जाएगा सीधे। तो मोलर मास कैसे निकालेंगे, हमें पता है मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ध्यान रखना किलोग्राम में होता है, बहुत सारे बच्चे ग्राम में लिख के मिस्टेक्स कर देते हैं। तो m क्या होता है, m इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट N2 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हम W1 मान लेते हैं और ये हमने किस में ले लिया, केजी में ले लिया, ठीक है। अगर हम W1 ग्राम में लें, अगर हम W1 ग्राम में लें तो ग्राम में लेने के लिए हमें केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो केजी को जब हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, हमें लेना तो असलियत में इसमें केजी में ही है, तो इसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंस हम डिनोमिनेटर में भी 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये तो हमारा हो गया W1 ग्राम में, तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमारा जो फॉर्मूला बन गया m इक्वल्स टू N2 इंटू 1000 अपॉन W1, और ये अब हमारा कन्वर्ट हो गया W1 ग्राम के अंदर, क्योंकि हमने इसे 1000 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन इक्वल रखने के लिए ऊपर भी 1000 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया हमारा m का फॉर्मूला। तो जब इतना आ गया तो हमारा नया फॉर्मूला क्या बन गया, हमारा हो गया डेल्टा टी इज इक्वल्स टू के बी, तो के बी ही रहेगा, कॉन्स्टेंट है। उसके बाद N2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम्स, बस, ठीक है। इतना आप सीख गए, बिल्कुल, बस इतना ही याद रखना है। अब इसमें एक ग्राफ का भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड्स के अंदर, और जेईई मेंस में भी कई बार उस ग्राफ से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आए हैं। तो उस ग्राफ को सबसे पहले अपन समझ लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। तो ये ग्राफ किसके बीच में दिया था, कुछ ऐसा ग्राफ, और यहाँ पे हमारा वेपर प्रेशर दे रखा है, वेपर प्रेशर, और इधर हमारा दे रखा है टेम्परेचर, ठीक है, बिल्कुल सही। अब हमें पता है टेम्परेचर जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे वेपर प्रेशर भी इंक्रीज होगा। तो पहले हम सॉल्वेंट का बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा है TB0, जो हम बता रहे थे TB0 क्या है, TB0 इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो TB0 पे इस तरह से जो सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर आ रहा, बॉइलिंग पॉइंट आ रहा था। तो हमने सॉल्वेंट की लाइन इस तरह से बना दी। इस तरह से क्यों बनाई है, क्योंकि ये टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है, वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए हमने ऐसा किया है। तो ये तो हो गया हमारा TB0। अब हमने क्या देखा था कि जब हम, ये तो हमारा सॉल्वेंट की लाइन हो गई, और ये पॉइंट हो गया बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने क्या किया, और ये हमारा यहाँ पे जहाँ पे ये कोइंसाइड कर रहा है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और हमने देखा था जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएं, दोनों के दोनों बराबर हो जाएं, उस टाइम पे हमें बोलते हैं कि जो टेम्परेचर आता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम सॉल्यूट का बनाएंगे, मतलब सॉल्यूशन का बनाएंगे। तो सॉल्यूशन का तो हमें पता है कि डिक्रीज हो जाता है वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाता है तो टाइम के साथ जब चेंज हो रहा होगा तो वो इस ग्राफ के नीचे होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो इसकी लाइन इससे थोड़ी सी नीचे बनती है, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट डालने की वजह से वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है। अब अगर ये ऐसा है तो ये ग्राफ ऐसे जाएगा, और एटमॉस्फेरिक ये है, और बॉइलिंग पॉइंट तो हमने बोल दिया है कि जब एटमॉस्फेरिक के बराबर
किसी का प्रेशर हो जाता है तो उसको हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो एटमॉस्फेयर की लाइन इसको यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, आई बात समझ में। अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है तो ये जो टेम्परेचर आया, ये टेम्परेचर हम बोलेंगे ये है हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, तो इसको हम TB से डिनोट करेंगे। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये जो TB है दिस इज ग्रेटर देन TB नॉट, इसका मतलब हमें टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ा है। तो इस ग्राफ को पूरी डेप्थ में इस तरह से हम समझ सकते हैं। अब कोई भी क्वेश्चन आपके पास आएगा, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। यहाँ से हम मोलर मास निकाल सकते हैं अगर मोलर मास पूछा जाए, क्योंकि N2 को हमें क्या करना है, सीधे W2/M2 में कन्वर्ट करना है, और M2 आ जाएगा तो मोलर मास वाले जो क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो यहाँ तक हम समझ गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पे। तो हमारा अगला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला टॉपिक। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को पहले समझ लेते हैं। इस डेफिनेशन को स्टूडेंट्स नहीं समझ पाते, इसलिए उनको इस टॉपिक में खासकर प्रॉब्लम आती है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड ही नहीं समझ पाते हम होता क्या है। तो सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फेज बिकम्स इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड फेज। कंसीडर जैसे हम लोग करते हैं कि हमारी ये तो आइस है, ये हमारी आइस है, और इस आइस के ऊपर वाटर इकट्ठा हो रहा है, मतलब इक्विलिब्रियम है इस टेम्परेचर पे, वाटर आइस में कन्वर्ट हो सकती है और आइस वाटर में। तो ये तो हमारा हो गया वाटर और ये हमारी हो गई आइस। अब इस टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पे हैं, तो इस टेम्परेचर पे क्या हुआ, हमारा जितना आइस वाटर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा है, और हम ये बोल सकते हैं कि वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो आइस के वेपर प्रेशर के बराबर है, इसलिए इस टेम्परेचर को हम बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। और वाटर के केस में ये कितना हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब हम ग्राफ की मदद से समझेंगे कि फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्यों आया, मतलब घटा क्यों जब हम सॉलिड मिला देते हैं। तो यहाँ पे हम बोल देते हैं कि ये हमारा हो गया वेपर प्रेशर और ये हमारा हो गया टेम्परेचर, और हमें पता है टेम्परेचर के साथ साथ वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो पहले हम बनाएंगे सॉलिड के लिए वेपर प्रेशर वाली लाइन, और सॉलिड है तो सॉलिड में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि वेपर प्रेशर सॉलिड के केस में काफ़ी कम होता है। नहीं तो एक और बार बता देते हैं कि वेपर प्रेशर सॉलिड के केस में होता क्या है। आप लोग जानते होंगे कि जैसे पानी है तो पानी तो उबल रहा है तो उसका वेपर प्रेशर तो हमें समझ में आता है, बट ये टेबल, ये पेपर, ये सॉलिड है तो इनका वेपर प्रेशर कहाँ है। तो उसके लिए एग्जाम्पल हम लेते हैं नेप्थलीन का, या फिर आपने जो कपूर देखी होगी पूजा वाली, तो थोड़ी देर के लिए आप उसे रखते हैं तो वो उड़ जाती है हवा में। तो क्यों उड़ जाती है, क्योंकि उसका जो वेपर प्रेशर है, तो उस वजह से क्या होता है, वो वेपर फेज में उसके जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हैं कन्वर्ट हो जाते हैं और सब्लिमेशन हो जाता है। जो आपने 11th में प्रोसेस पढ़ा है सब्लिमेशन का, सब्लिमेशन हो जाता है। इस कारण क्या होता है, हमारा ये जो सॉलिड है नेप्थलीन, ये कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स में, और ये जो वेपर्स में कन्वर्ट होकर वेपर्स इसके बने, वो वेपर्स कुछ प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ नेप्थलीन। उसी तरह हर एक सॉलिड का वेपर प्रेशर होता है, बस इसमें तो हमें दिखाई दे रहा है, बट बाकी सॉलिड्स में जैसे ये पेपर हो गया तो पेपर हमें दिखाई नहीं दे रहा है इसका वेपर प्रेशर क्या है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनका वेपर प्रेशर बहुत 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 कम होता है। तो वेपर प्रेशर कम है। अब इस पेपर का अगर कोई, ये मान लीजिए मॉलिक्यूल है, पेपर का पार्टिकल है, ये अगर ऊपर एटमॉस्फेयर में जाना भी चाहेगा, लेकिन इसका वेपर प्रेशर इतना कम है कि एटमॉस्फेयर वाला जो प्रेशर है वो इसको दबा देगा और इसको बाहर निकलने ही नहीं देगा। नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो ये पेपर भी कुछ सेकंड के लिए अगर ऐसा रखा होता तो उड़ जाता अपने आप, ठीक है, इसके वेपर्स बन जाते हैं। तो वेपर प्रेशर सॉलिड के केस में हमने समझ लिया। अब हम पता चल गया हमें कि वेपर प्रेशर सॉलिड के केस में काफ़ी कम होता है, तो इसकी लाइन कुछ ऐसी जाती है। टेम्परेचर के साथ तो इंक्रीज ही होगा, बट सॉलिड के केस में काफ़ी कम होता है। तो ये यहाँ से नीचे से शुरू होती है और इस तरह जाती है। जबकि अगर हम बात करें कि हमारा अगर सॉल्वेंट की लाइन बनाऊँ, तो सॉल्वेंट की लाइन में लेट अस सपोज इस तरह से जा रहा है, ये हमारी सॉल्वेंट, ये हो गया हमारा सॉलिड, प्योर सॉलिड जो हमारा है, और ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब इस प्योर सॉल्वेंट की और सॉलिड का वेपर प्रेशर वाली लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। इसका मतलब इस पॉइंट पे जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है,
वो वेपर प्रेशर सॉलिड के केस में और सॉल्वेंट के केस में इक्वल हो जा रहा है। और जब फ्रीजिंग पॉइंट होता ही क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, और इस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल होगा तो इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर को अपन क्या बोल देंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। तो इस टेम्परेचर TF0 को हम बोल देंगे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस। अब हम सॉल्वेंट की जगह सॉल्यूशन का बनाएं ग्राफ, तो सॉल्यूशन की जब लाइन बनाएंगे तो वो इसके नीचे आएगी। क्यों नीचे आएगी, पहले ही बता दिया है, क्योंकि सॉल्यूशन के केस में क्या होता है, सॉल्यूट पार्टिकल्स वेपर प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं। तो अगर मैं सॉल्यूशन की लाइन बनाऊं तो वो कुछ इस तरह से बनेगी। अब इस तरह से बनेगी तो वो सॉलिड, जो प्योर सॉलिड वाली लाइन थी हमारी वेपर प्रेशर की, उसको यहाँ पे कहीं इंटरसेक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी ये सॉल्यूशन वाली लाइन है, इसका वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर इस पॉइंट पे हुआ जाके। तो इस पॉइंट पे जो भी टेम्परेचर है, मान लीजिए ये TF है, ये हमारा TF0 था, ये हमारा TF है, तो ये होगा हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। आई बात समझ में? तो अब हम इसमें साफ साफ क्लियरली देख सकते हैं कि ये TF0 TF से बड़ा है। इसका मतलब ये जो TF है, मतलब जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो गया है सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से, इसलिए यहाँ पे डिप्रेशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। अब एक्सपेरिमेंट्स में क्या देखा गया कि ये जो डिक्रीज आया है मींस TF0 माइनस TF, ठीक है, इस डिक्रीज को हमने क्या बोला है, डेल्टा TF, और इसको हमें पता चला एक्सपेरिमेंट के द्वारा दैट इज इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। लास्ट केस की जैसा, ये बस कुछ याद नहीं करना है इसमें एक्स्ट्रा, वो आता है तो ये भी आपको आ जाएगा। तो हमने बोला कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू M, इक्वल्स टू का साइन लगाया और कांस्टेंट लगा दिया, सेम टू सेम पिछली बार की तरह। अब इस KF को हम क्या बोलते हैं, इस KF को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। बस इतना ही इसमें समझना। अब हमें लास्ट टाइम की, मतलब जैसे हमने पहले किया था M मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को हम क्या करेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, और उसी तरह से पूरा डिराइव कर लेंगे फॉर्मूला। फिर उसके बाद जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा, उस सॉल्यूट को गिवन मास अपॉन मोलर मास में कन्वर्ट करके मोलर मास का भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली आपको ये लर्न करना है, तो इस पॉइंट को या फिर इस फॉर्मूले को हम हाईलाइट कर देते हैं। इससे आप बाकी की फॉर्मूले लास्ट में जो हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, उससे डिराइव कर सकते हैं। अब हमें 2 पॉइंट या 2 फॉर्मूले एक्स्ट्रा और बताए जाते हैं NCERT में। ये 2 फॉर्मूले बोर्ड्स में कभी भी काम नहीं आते। अभी तक तो मैंने कोई क्वेश्चन देखा नहीं इसमें यूज आया है, बट फिर भी एक बार याद कर लेंगे। तो ये क्या होता है, KF और KB के फॉर्मूले। तो KF का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, दोनों का सेम फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना है RMT² / डेल्टा H, RMT² / डेल्टा H। अब KF होगा तो R M की जगह M1 लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्वेंट सॉरी, और T, तो यहाँ पे TF फ्रीजिंग है, तो फ्रीजिंग के लिए TF का इस्तेमाल करेंगे, और स्क्वायर अपॉन 1000, और डेल्टा H, तो डेल्टा H यहाँ पे क्या है, फ्रीजिंग वाला है, तो फ्रीजिंग वाले के लिए डेल्टा H क्या होगा, फ्यूजन वाला होगा। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन वही होता है ना कि सॉलिड मेल्ट होता है, तो सॉलिड मेल्ट होता है, तो इसलिए हम KF के केस में फ्यूजन वाला डेल्टा H इस्तेमाल करेंगे। जबकि हमारे KB में क्या होगा, तो KB में RMT² वो वापस लेंगे, तो RM1, और T की जगह यहाँ पे T भी आ जाएगा क्योंकि बॉइलिंग की बात कर रहा है, अपॉन 1000 डेल्टा H। तो 1000 डेल्टा H की जगह हम क्या लिख देंगे, डेल्टा H, और यहाँ पे हम वेपर प्रेशर का यूज करेंगे, ठीक है। तो होपफुली आपको ये सब समझ में आ गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जो भी नर्स इक्वेशन से रिलेटेड कुछ बात करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को अगर अच्छा लगा हो, हेल्प की हो आपकी बोर्ड्स में या फिर JEE मेंस में किसी तरह की हेल्प मिल रही हो, तो लाइक कर दीजिएगा एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप फर्दर ऐसे वीडियोस को देख पाएँ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।